वेलकम डियर स्टूडेंट्स। बहुत लंबा टाइम हो गया यूट्यूब पे अपना लेक्चर आने के लिए। आज हम क्लास 11th फिजिक्स का लेक्चर नंबर 6 लेकर आए हैं। इधर नाम नहीं लिखा है लेक्चर नंबर 6, एक्चुअली इट इज़ लेक्चर नंबर 6। और इसमें हम आज बात करने वाले हैं सदिश वियोजन की। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर रेजोल्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप अपने 10-15 मिनट ध्यानपूर्वक देखते हो तो इसके बाद वेक्टर रेजोल्यूशन में कभी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी, पक्का, आई प्रॉमिस। सब लोग जानते हैं मैं जो बोलता हूँ वैसा ही होता है, उससे और अच्छा होता है। चलिए आइए, सदिश वियोजन का मतलब जाने। सबसे पहले तो क्या है सदिश वियोजन? वास्तव में जो हमने सदिशों का योगफल पढ़ा था, वेक्टर एडिशन, उसकी इन्वर्स प्रोसेस है, उसकी रिवर्स प्रक्रिया है। उसमें जैसा होता है उसका उल्टा होता है इसमें। सदिशों के योगफल में क्या करते हैं हम? सदिश योगफल में जैसे अगर कोई ये दो सदिश दिए गए हैं तो इनकी जगह पे हम एक ऐसा सदिश निकाल देते हैं जो इन दोनों का काम करता है। मान लो ये 12 है, ये 5 है, तो ये आंसर आएगा 13। हम पिछले लेक्चर्स में इस बात को पढ़ चुके हैं, है ना। मतलब 5 और 12 के दो सदिश परस्पर लंबवत दिशाओं में ना लगा के एक सदिश 13 का ऐसा लगा दीजिए, तो ये क्या कहलाता है? 5 और 12 का परिणामी सदिश, है ना। मतलब सदिश योगफल में हम दो अथवा अधिक सदिशों का परिणामी सदिश ज्ञात करते हैं। और सदिश वियोजन में क्या करते हैं बताइए? परिणामी सदिश पहले से दिया रहेगा, इसके लिए जे अवयवी सदिश ज्ञात करते हैं। मतलब किसी दिए गए सदिश को दो अथवा अधिक सदिशों में इस प्रकार बांटना ताकि उन सदिशों का परिणामी सदिश दिया गया सदिश हो। मतलब अब की बार हमें 13 पहले से दिया रहेगा और इसको हम दो ऐसे सदिशों में बांटेंगे कि उनका परिणामी जो 13 आ जाए। मतलब 13 हमें पहले से दिया है, ध्यान देना आप। तो इसको हम 12 और 5 के दो लंबवत सदिशों में बांट देंगे। 12 और 5 के दो लंबवत सदिशों में बांट देंगे तो ये 5 और 12 कहलाएंगे, इसके क्या 13 के घटक कहलाएंगे। और ये प्रक्रिया कहलाती है सदिश वियोजन। अब फिर से सुनिएगा, सदिश वियोजन वास्तव में सदिशों के योगफल की विपरीत प्रक्रिया है, जिसमें हम दिए गए सदिश के लिए दो अथवा अधिक ऐसे सदिश ज्ञात करते हैं जिनका परिणामी सदिश दिया गया सदिश होता है। वीडियो को पॉज करके रोक कर आप लिख लेना इसके लिए। ओके बच्चों, पेन कॉपी उठाना है और लिखना है, बहुत बढ़िया तरीके से समझना है। अभी पहले आप एक बार देख लो, फिर दूसरी बार में लिख लेना हो। पहली बार में लिख रहे हो तो पहली बार में लिख लो, नो प्रॉब्लम, जैसा करना हो, ठीक है। तो सदिश वियोजन वास्तव में आज हम इधर दो तरह का पढ़ने वाले हैं। तो कुल मिला के सदिश वियोजन को ऐसा कर दें हम, फुटकर करना या फुटकरीकरण। क्या कहते हैं? फुटकरीकरण। एक 100 का नोट है, 100 के नोट को आपने दो 50-50 के नोटों में तोड़ दिया, या 100 के नोट को 5 नोटों में तोड़ दिया 20-20 के, तो ये क्या है वास्तव में? यही है सदिश वियोजन। मतलब एक कोई दिए गए सदिश को, बड़े सदिश को दो अथवा अधिक सदिशों में तोड़ देना। इस तरह से तोड़ना कि उन सारे टूटे हुए सदिशों का प्रभाव इसी सदिश के बराबर रहे, ये कहलाता है सदिश वियोजन। ठीक, तो फुटकरीकरण है वास्तव में फुटकर करना किसी दिए गए सदिश के लिए। तो ये जो सदिश वियोजन है हमें पढ़ना है दो तरह का। कैसा? एक द्विविमीय वियोजन और एक त्रिविमीय वियोजन। द्विविमीय वियोजन और एक त्रिविमीय वियोजन। क्या मतलब है इसका? द्विविमीय वियोजन में हम सदिश को दो परस्पर लंबवत घटकों में तोड़ेंगे और त्रिविमीय में 3 में तोड़ेंगे। सिंपल बात है, ठीक। तो ये दोनों ही कैसे हैं? समकोणिक वियोजन है। कैसे बोलेंगे बच्चों? समकोणिक वियोजन। समकोणिक वियोजन मतलब ऐसा होता है कि जो टूटे हुए सदिश हैं ना, वे परस्पर लंबवत रहेंगे। जैसे अभी हमने 13 का एग्जाम्पल लिया था, 13 की जगह हम 26 का एग्जाम्पल ले लें। एक लिया हमने 24 आया, यहाँ को कितना है 24, और एक आया 10 मान लीजिए, ठीक। 10 और 24 करें, 26 कर दो, इसको थोड़ा और ऐसा कर दो, है ना, ऐसे कर दो। तो 26 का एक 24 आ गया
अब थोड़ा लगने लगा, बड़ा हो गया 24 है ना, 26 थोड़ा और बड़ा, 10 थोड़ा छोटा। तो ये दो सदिश हैं जो ये 10 और ये 24, ये दोनों वास्तव में 26 के घटक हैं, 26 को तोड़ा गया है, और ये दोनों परस्पर लंबवत हैं, 10 और 24 परस्पर लंबवत हैं। तो जब जो टूटे हुए सदिश हैं, प्राप्त किए गए घटक हैं, ये अगर 90 अंश के कोण पे होंगे तो ऐसा वियोजन कहलाएगा समकोणिक वियोजन। और अगर ये दो अक्षों के लिए तोड़ा गया तो द्विविमीय वियोजन है, और तीनों के लिए तोड़ा गया तो त्रिविमीय वियोजन है। समझ में आ रहा होगा? समझ में तो आता ही है हमारे बच्चों के लिए, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। ठीक, तो अब हम पहले देख रहे हैं समकोणिक द्विविमीय वियोजन। समकोणिक द्विविमीय वियोजन में क्या करना है बता चुके हैं पहले ही। आइए देखिए, जैसे मान लीजिए कोई एक वेक्टर P है, क्या है भाई, ये वेक्टर P है, OA से रिप्रेजेंटेड है, OA से दर्शाया गया है सदिश P के लिए। अब इसके हमें दो घटक चाहिए हैं, और कैसे द्विविमीय, एक x अक्ष की दिशा में चाहिए, एक y अक्ष की दिशा में चाहिए है। ठीक, एक घटक हमें चाहिए x अक्ष की दिशा में, एक चाहिए y अक्ष की दिशा में, तो ये समकोणिक द्विविमीय वियोजन हो जाएगा। ठीक है, समझिए कैसा। क्या करेंगे, हम इधर से x अक्ष पे लंब डाल देंगे और इधर से y अक्ष पे लंब डाल देंगे, इस बिंदु से। किस बिंदु से? इसके शीर्ष से। x अक्ष पे भी लंब, y अक्ष पे भी लंब। ठीक, जो इस तरफ आया ये कहलाता है इसका x घटक, जो y पे आया वो कहलाता है y घटक। ठीक, इसको ऐसा भी बोलते हैं x अक्ष पर प्रक्षेप, सदिश P का x अक्ष पर प्रक्षेप और सदिश P का y अक्ष पर प्रक्षेप, ऐसा भी कहते हैं। तो कुल मिला के हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम पढ़ा था। ये देखो, एक सदिश ऐसा है, एक सदिश ऐसा है, एक का नाम Px है, एक का नाम Py है। इसका परिणामी कैसे निकलेगा? इस समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण के बराबर। कौन सा? ये समांतर चतुर्भुज बना दीजिए, इसका एक विकर्ण बना दीजिए जो इनके कटान बिंदु से होकर जाता है, तो ये वही है ना वेक्टर P। तो कुल मिला के वेक्टर P क्या है? इन दोनों के सदिश योगफल के बराबर है, तो ये सदिश वियोजन हो गया। अब हमें इनके मान निकालना है, तो स्पष्टतः क्या बोलेंगे इसको, आयत समांतर चतुर्भुज वास्तव में आयत, सॉरी, जो आयत है वास्तव में समांतर चतुर्भुज होता है, पहले से ही होता है। तो समांतर चतुर्भुज, इसका नाम कुछ रख दें अपन, BC, OBAC में, इसमें आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो, जो वेक्टर OC है और वेक्टर OB है, दोनों जोड़ के काय के बराबर आ रहे हैं, दोनों वेक्टर OA के बराबर आ रहे हैं। ये वेक्टर PX है और ये वेक्टर PY है, और दोनों मिलके वेक्टर P के बराबर आ रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम यही कह रहे थे कि दिए गए सदिश के लिए दो अथवा अधिक ऐसे सदिश निकालेंगे जिनका योगफल दिए गए सदिश के बराबर होगा। ठीक, तो ये हमने Px और Py दो नए सदिश ढूंढे, और इस तरह से ढूंढे, किस तरह से, कि इनका सदिश योगफल कितना आ रहा है, इनका सदिश योगफल इसी के बराबर आ रहा है। काय के बराबर आ रहा है? दिए गए सदिश के बराबर आ रहा है, वेक्टर P के बराबर आ रहा है। अब मान लीजिए ये x अक्ष के साथ में थीटा कोण बना रहा है, कितना बना रहा है? थीटा कोण। अब आप चित्र में देखिए, चित्र में क्या समझ में आ रहा है हमें, कि जो OA है जो वास्तव में वेक्टर OA का मॉड है या परिमाण है, तो ये कहलाएगा P। जो OC है जो PX का परिमाण है, परिमाण यानी दिशा हटा दीजिए, तो ये PX कहलाएगा। और OB क्या कहलाएगा? OB कहलाएगा PY का परिमाण, वेक्टर PY का परिमाण, तो ये हो गया PY। ठीक, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया यहाँ पे। ठीक है भाई, आप देखिए, देखिए ध्यान से, समकोण त्रिभुज OCA में ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक बात और सुनिए, जितना OC है उतना AB रहेगा या BA रहेगा। आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। OC है जितना, क्या गया, OB, अरे OB है जितना रहेगा AC, उल्टा लिख गया, ऐसा नहीं लिखना है ना। OB जितना उतना AC रहेगा, और OC जितना है उतना BA या AB रहेगा। ठीक, OCA में
इसमें आप लगाइए साइन थीटा, साइन थीटा लगाइए तो क्या मिलता है, लंब बटे कर्ण AC बटे OA। तो AC को क्या बोलेंगे, AC को बोलेंगे OB और OB को क्या बोलेंगे, PY बोलेंगे। तो ये हो गया PY और OA क्या है, P। ये आ गया साइन थीटा। तो त्रिक गुणा कर देंगे, त्रिक गुणा कर देंगे तो क्या आएगा, PY बराबर ये आया P साइन थीटा। कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना, दिक्कत। अब पुनः उसी त्रिभुज में ले लीजिए, पुनः समकोण त्रिभुज OCA में ले लिया सभी ने। इसमें आप लगाइए आप cos थीटा, तो जो होगा आधार बटे कर्ण, OCA में आधार बटे कर्ण, आधार देखिए क्या है OC और कर्ण क्या है OA। ठीक, OC को बोलेंगे क्या, इधर देखो, OC को बोलेंगे PX, माने x अक्ष की दिशा में P का घटक या P का परिमाण, P का प्रक्षेप। OA को बोलेंगे P, ये है cos थीटा। करो त्रिक गुणा तो क्या आता है, PX बराबर आ रहा है P cos थीटा, PX बराबर आ रहा है P cos थीटा और PY बराबर आ रहा है P sin थीटा। बात समझ में आ गई। तो बस ये घटक हो गए, दिए गए सदिश के दो घटक हो गए, एक हो गया PX, एक हो गया P cos थीटा और एक हो गया P sin थीटा। सिंपल, बहुत सिंपल। ठीक, तो अब आप इसको ऐसे और समझ लीजिए कि जो वेक्टर PX है इसको अपन PX i कैप भी लिख सकते हैं और वेक्टर PY है इसको हम PY j कैप भी लिख सकते हैं। x अक्ष की दिशा में है ये और ये y अक्ष की दिशा में। जैसे 5 i कैप 7 j कैप ऐसा अपन पिछले में लिखते थे कि नहीं लिखते थे, पिछले लेक्चर में। ये समझ में आ गया, आ गया सबको। अब आ जाओ, प्रैक्टिस हो जाए, थोड़ी हो जाए प्रैक्टिस। कैसी प्रैक्टिस, हमने कहा एक सदिश यहाँ को है वेक्टर f, इसके क्या कीजिए, इसका समकोणिक वियोजन कीजिए, वेक्टर f का समकोणिक वियोजन कीजिए। ठीक, तो इसके दो घटक कहाँ को आएंगे बताओ आप लोग। अब आयत बनाओ, ऐसा आयत बनाओ जिसका जे विकर्ण बने। ठीक, तो पक्का ऐसे आएंगे कि नहीं आएंगे, कुछ ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे। अब कौन सा cos थीटा होगा, कौन सा साइन थीटा होगा, ये हम पहले से नहीं बता सकते। ये हमें पूछना पड़ेगा कि ये कोण कहाँ बन रहा है, कोण किस तरफ से बन रहा है। अगर कोण मान लीजिए यहाँ से बन रहा है थीटा, तो जहाँ कोण बनता है, जिस भुजा पे कोण बनता है समकोण त्रिभुज की, वो आधार होती है और आधार आता है cos थीटा में। तो याद रखना, ये जो घटक है ऊपर की तरफ जा रहा है ये कहलाएगा f cos थीटा और जो घटक इधर को आ रहा है ये कहलाएगा f sin थीटा। जो बच गया वो फिर f sin थीटा होता है, उसके लंबवत घटक। समझ में आया, एक उदाहरण देखा आपने, बन गया। चलिए दूसरा उदाहरण बताइए अब आप। जैसे मान लीजिए हमने कहा एक कोई सदिश यहाँ को है और इसका नाम है वेक्टर v, इसके दो घटक करना है। कहाँ को आएंगे बताइए, करो सब लोग। एक आयत बनाओ, ये सब कॉपी में बना लेना अच्छे सिस्टमेटिक आयत, बिल्कुल ऐसे नाप नाप के आयत बना देना सबको। तो इसका कैसा बनेगा, एक इधर को जाएगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, सबको समझ में आ रहा है, एक इधर को आएगा। अब कॉस कहाँ आएगा, साइन कहाँ आएगा, नहीं बता सकते पहले से। पहले हम क्या पूछेंगे, अगर कोई हमसे पूछता है कि कॉस कहाँ आएगा साइन कहाँ आएगा, तो हम कहेंगे भाई साहब पहले क्वेश्चन पूरा करिए आप। क्वेश्चन पूरा क्या होगा, बिना एंगल के कॉस और साइन डिसाइड नहीं हो सकते। कॉस या साइन के लिए एंगल देना पड़ेगा। मान लीजिए एंगल ये है, तो ये हो गया v cos थीटा और नीचे को हो गया v sin थीटा। ठीक, ये v cos थीटा हो गया यहाँ को और यहाँ को हो गया v sin थीटा। क्लियर, फिर एक और हो जाए, आप लोग करो एक। चलो, ये है, मान लीजिए कोई वेक्टर L है, ये वेक्टर L है, इसके दो घटक बताओ क्या बनेंगे। इसके दो घटक क्या होंगे, इसके दो घटक होंगे, एक इधर को आएगा, कहाँ को आएगा, और एक नीचे को आएगा। लंबवत बनाना है 90 के एंगल पे। ये आ गए। ठीक, आयत बना देना आप लोग, नाप नाप के ऐसे आयत बना देना इसको, है ना।
तो दो घटक। अब हमने पूछा कहाँ कॉस कहाँ साइन, कैसे बताएंगे? हमने कहा मान लीजिए ये थीटा है, तो नीचे की तरफ हो जाएगा एल कॉस थीटा और इधर को हो जाएगा एल साइन थीटा। तो बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? आया, पक्का समझ में आया? ठीक है, चलो ये सारे उदाहरण लिख लिए आपने, हमने ऐसा मान लिया। हाँ, अब थोड़ा सा देखिएगा, वेक्टर पी को हमने दो घटकों में तोड़ दिया है। कौन कौन से घटक हैं? एक एक्स अक्ष की दिशा में है, एक वाई अक्ष की दिशा में है। तो एक बात हमें समझ में आ रही है, क्या समझ में आ रही है? कि वेक्टर पी बराबर क्या होगा? पी एक्स, वेक्टर पी एक्स प्लस वेक्टर पी वाई। या इसको हम कैसा लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं बच्चों पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप। ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, और इनके मान भर के भी लिख सकते हैं। कैसा कैसा लिख सकते हैं? पी कॉस थीटा आई कैप प्लस पी साइन थीटा जे कैप। ऐसा भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब इसका परिमाण निकालना होगा तो कैसे निकलेगा? पी निकालना है तो कैसे निकलेगा? वेक्टर पी का मोड। वेक्टर पी का मोड कैसे निकलेगा? आई कैप के गुणांक का वर्ग जे कैप के गुणांक का वर्ग। तो ये हो जाएगा पी एक्स का वर्ग धन पी वाई का वर्ग, ऐसा हो जाएगा। और इसको भी अगर आपको हल करना है तो क्या कर दो, पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा और भर दो इसकी जगह, सब भी पी आ जाएगा। देख लीजिएगा, निकाल के बताएं। आ जाओ अच्छा, आ जाओ, ये भी निकाल के बता दें। ठीक, देखो जरा, इसका वर्ग और इसका वर्ग करो तो जो आधार का वर्ग, लंब का वर्ग, कर्ण का वर्ग आ जाएगा। बड़ा सिंपल है, सब लोग से बनता है ना। पी एक्स का वर्ग और पी वाई का वर्ग और इसका वर्गमूल निकाल के देखें अपन क्या आ रहा है। एक्स अक्ष की दिशा में जो घटक आया वो क्या था? ये था पी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। वाई अक्ष की दिशा में क्या था? पी साइन थीटा का होल स्क्वायर। फिर पी स्क्वायर हो गया बाहर, अंदर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसके अंदर रूट आ गया, इसकी वैल्यू 1, ये आ गया पी। आ गया कि नहीं आ गया? यानी ये दो जो घटक निकले हैं इनका परिमाण कितना आ रहा है? इनका परिमाण आ रहा है दिए गए सदिश के बराबर। और यही तो सदिश वियोजन की परिभाषा थी जो हमने शुरू से लेक्चर के कह रहे थे कि इसमें हम दो अथवा अधिक ऐसे सदिश प्राप्त करते हैं जिनका परिणामी सदिश दिए गए सदिश के बराबर होता है। ठीक, चलो इतना समझ में आ गया। अब आ जाओ एक दो इसके छोटे छोटे सवाल हो जाएं। बस आज का ये छोटा सा लेक्चर है ना, पूरा हो गया अपना। छोटे छोटे एक दो सवाल हो जाएं बस, बहुत चुंगू चुंगू से, है ना, चुन्नू चुन्नू से सवाल हो जाएं एक दो। आइए, दो तीन उदाहरण है ना, क्वेश्चन भी है और हल भी है इसी के अंदर। क्वेश्चन है हमारा कि 50 न्यूटन का फोर्स इस दिशा में लग रहा है, एक्स अक्ष के साथ 30 डिग्री के कोण पर। क्लियर? तो एक्स अक्ष की दिशा में और वाई अक्ष की दिशा में लगने वाले बल का मान पता करना है हमें। जो बल F बराबर इतना है तो एक्स अक्ष की दिशा में कितना लग रहा होगा और वाई अक्ष की दिशा में कितना लगना होगा, ये पता करना है। देखिए थीटा कितना दिया है? 30 डिग्री। सबको समझ में आ रहा है? पेन खत्म सा हो रहा है। थीटा इज 30 डिग्री। ठीक, और कोण कहाँ बन रहा है? एक्स अक्ष से कि वाई अक्ष से? कोण बन रहा है एक्स अक्ष से। ठीक है, चूंकि कोण कहाँ है? एक्स अक्ष के साथ है, एक्स अक्ष के साथ है, इसलिए जो एफ एक्स आएगा ये क्या होगा? एफ कॉस थीटा होगा। और एफ की वैल्यू कितनी है? 50 और कॉस 30। और कॉस 30 क्या होगा? √3/2। काट दो, 25 वर्गमूल 3 आया, इतने न्यूटन। क्या आया? एक्स अक्ष की दिशा में लगने वाला बल इतना आया, 25 वर्गमूल 3 न्यूटन। और वाई अक्ष की दिशा में बल कितना आएगा? क्लियरली ये एफ साइन थीटा होगा 50, और ये साइन कितना 30, और साइन 30 का मान 1/2, तो ये आया 25 न्यूटन। तो आप कहोगे सर ये क्या हो गया? 50 के फुट कर किए तो एक 25 वर्गमूल 3 आ गया और एक 25 आ गया। और 25 वर्गमूल 3 लगभग कितना है? 40-42 के आसपास हो जाएगा ये, है ना, 43 हो जाएगा कुछ। एक 43 का आ गया, एक 25 का आ गया, और फुट कर किए थे हमने 50 के। तो सदिश है, इसमें ऐसा ही होता है। जो वास्तव में ऐसा कुछ आयत बनेगा यहाँ पे, है ना, ये एफ एक्स होगा और यहाँ पे एफ वाई होगा। करके देख दें एक बार, इसको बता दें, इसका परिणामी 50 ही आएगा। ठीक है,
आओ जरा, fx का वर्ग प्लस fy का वर्ग, इसका वर्गमूल 25 वर्गमूल 3 का वर्ग प्लस 25 का वर्ग, इसका वर्गमूल। ठीक, तो ये क्या हो गया 25 का स्क्वायर इंटू 3 प्लस 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर बाहर ले लो, अंदर से कॉमन निकालो तो ये 25 आया, इधर बचा 3 और 25 का स्क्वायर, इधर 1 बचा और इधर भी 1 बचा, तो अंदर बचा 4 हो गया, इसका वर्गमूल 2 आया। 50 न्यूटन आया कि नहीं आया? ठीक, तो देखो हमने कैसे 50 के फुट कर किए, उसमें हमें 2 घटक मिले, एक 25 वर्गमूल 3 का और एक 25 का, और इन दोनों का परिणाम ही देखा तो 50 ही आया। मतलब ये क्या हो गया, सदिश का वियोजन हो गया, 2 परस्पर लंबवत घटकों में हो गया। और कैसा हो गया, 2 परस्पर लंबवत घटकों में सदिश का वियोजन हो गया। एक और सवाल देखिए, यहीं पे हमने, यहाँ पे नहीं, अब की बार हमने कह दिया आपको कोई सदिश इस तरह का है और यहाँ पे ये 100 मीटर पर सेकंड है, वेग है कोई, है ना, और इससे आपके पूछे हमने कि 2 घटक बताइए, और एंगल यहाँ पे दिया है 45 डिग्री का। कितने का है? 45 का। ठीक, तो नीचे पक्का क्या आएगा बताइए? v cos थीटा आएगा और ये क्या आएगा? v sin थीटा आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ये हो जाएगा y अक्ष की दिशा में घटक और ये हो जाएगा x अक्ष की दिशा में, x की ऋण दिशा में और ये y की ऋण दिशा में घटक हो जाएगा। थीटा कितना दिया है यहाँ पे? हेयर थीटा इज गिवन 45 डिग्री और वेग कितना है? 100 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक, x अक्ष की दिशा में क्या आएगा? हाँ भाई बताइए, x अक्ष की दिशा में क्या आएगा? ये आएगा, और v यानी 100 और cos 45 और cos 45 यानी 1/√2। क्लियर? इसको कैसा करो अपन? फुट कर करो, 50 गुणा वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 गुणा 1/√2। देखो वर्गमूल 2 2 हो जाएगा और 50 का 2 में गुणा, 50 दूनी 100, यानी हमने 100 को फुट कर किया है, ये काट दिया, 50 वर्गमूल 2 आया मीटर पर सेकंड। x अक्ष की दिशा में इतना वेग है इसका। ठीक है, और y अक्ष की दिशा में निकालना है तो क्या आएगा? ये आएगा v sin थीटा, v कितना 100 और sin कितना 45 और ये 1/√2, तो ये भी क्या आ गया? ये भी आ गया 50 वर्गमूल 2 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों समझ में आया? सदिशों का वियोजन समझ में आया? ये था 2 परस्पर लंबवत घटकों में वियोजन। और 3 में करना हो तो चलो इसका हम डायरेक्ट फॉर्मूला बता दे रहे हैं। त्रिविमीय वियोजन में क्या करोगे? कोई वेक्टर है तो इसको x अक्ष पे भी ले जाएंगे हम, y पे भी ले जाएंगे और z पे भी ले जाएंगे। बड़ा सिंपल। ठीक है, i कैप, j कैप, k कैप तीनों पे बांटेंगे इसको। कैसे? px i कैप, py j कैप, pz k कैप, ये आ गया वेक्टर p। ठीक, 3 में बट गया और इसका परिणाम ही कैसे निकलेगा? ऐसे निकलेगा, x कंपोनेंट का स्क्वायर, y कंपोनेंट का स्क्वायर और z कंपोनेंट का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो द्विविमीय वियोजन की हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ी मोड़ी त्रिविमीय के भी पड़ेगी तो वो भी बन जाएगा। चलो भाई, अब अकेला अपना बच रहा है सदिशों का घटाना या सदिशों का व्यवकलन। तो अगले लेक्चर में हम उसको लेकर आते हैं और फिर एक लेक्चर में कुछ सवाल। तो सदिश इस तरह से हमारा पूरा होने जा रहा है। उम्मीद है आप लोगों ने, सब लोगों ने लिख लिया होगा कॉपी में, बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। ओके बच्चों, अगर अच्छा लगा हो तो और दोस्तों को बता देना, शेयर कर देना। ठीक है, नहीं लगा हो तो कोई बात नहीं है ना, मत करना शेयर। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।